स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा, इंटरेस्ट लेवल भी बना रहेगा और स्मार्ट स्ट्रेटजी हम यहाँ पर रख रहे हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। आपका भी अगर हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है तो आप ये लेक्चर देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, चैप्टर की ओपनिंग करते हैं फटाफट से। कॉस्ट सभी को मालूम होता है कॉस्ट असल में है क्या। ये होती है लागत। मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मैं कुछ माल बना रहा हूँ, तो माल वो फ्री में नहीं बनेगा, उसकी कुछ ना कुछ एक कीमत होगी, दैट इज़ अ कॉस्ट। डेफिनेशन इसकी हम पढ़ लेते हैं एक बार। ये एक खर्चा होता है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर यानी कि मेरी जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री का मालिक ये खर्चा बियर करता है। ये खर्चा होता किस पर है? फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स पे होता है। अब ये दोनों होते क्या हैं? देखिए, फैक्टर इनपुट मतलब भाई फैक्ट्री के लिए मैं ज़मीन भी खरीदूंगा नहीं तो एटलीस्ट रेंट पे तो लूँगा, है ना। लेबर में लेकर आऊँगा तो उनकी सैलरीज हैं, तो कैपिटल कहीं से बैंक से लोन वोन लूँगा तो उसका ब्याज मुझे देना है ना। नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल, भाई मशीन को खाली तो मैं चलने नहीं दूंगा, उसमें कच्चा माल जो होता है वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, है ना। तो ये होते हैं सब फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। इन पर जब प्रोड्यूसर खर्चा करता है दैट इज़ अ कॉस्ट। तो ये बड़ी सिंपल सी बात आपको लगी होगी। कॉस्ट यहाँ पर दो किस्म की होती हैं, एक एक्सप्लिसिट है और एक इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो मैं मार्केट से खरीदता हूँ, इसके बदले में मैंने पेमेंट जरूर दिया होगा। एग्जाम्पल आप सभी के सामने है, बिजली का बिल। अच्छा, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? ये मेरे खुद के पुराने गुड्स थे, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैं आपको कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने आ गए हैं, तो मैंने क्या किया, आपके लिए मार्केट से अगर फर्नीचर ला रहा हूँ तो उसकी कीमत एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन अब मैंने क्या किया, फर्नीचर नहीं लाया, तो मैंने क्या किया, जो मेरे घर पे सोफ़े थे, जो मेरे घर पे बेड था, है ना, जो मेरे घर में स्टूल्स होते होंगे, तो मैंने उनका इंतज़ाम करके आपको उसमें बिठाना स्टार्ट कर दिया। तो उनकी भी तो कोई ना कोई कीमत होगी ना भाई, सेकंड हैंड्स में कोई कीमत उनकी होगी, तो दैट इज़ अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसको हम इम्प्यूटेड कॉस्ट में मेज़र करते हैं। इम्प्यूटेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड, अंदाज़ा, कि भाई वो फर्नीचर अंदाज़ा कितने रुपए का आया होगा। भाई सेकंड हैंड है तो 10-12 हज़ार का आ गया होगा, तो चलिए भैया 10-12 हज़ार की इम्प्लिसिट कॉस्ट आप डाल दीजिए। ये चीज़ होती है। एग्जाम्पल देखिए, मैं अपने ही घर में आपको ट्यूशन दे रहा हूँ, अपने ही घर में आपको कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो इसका एक अंदाज़ा में रेंट, अगर मैं बाहर कहीं ऐसा एक रूम लेता तो मुझे वहाँ पर 15 या 20 हज़ार रुपये देने पड़ते। तो यहाँ पर मैं इसको एक अंदाज़ा 15-20 हज़ार की ये मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट बन चुकी है। ये रियल चीज़ होती है, ये अंदाजे वाली बातें होती हैं, परेशान मत होइएगा। तो बात करता हूँ आपसे सेलिंग कॉस्ट के बारे में। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी आप खर्चा करते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर रहे हैं आप, इसको हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं और SELLING सेलिंग होता है, ठीक है। तो जल्दबाजी में बना दिया होगा तो माइंड मत कीजिएगा। आगे आपसे बात करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में। ये कह रहे हैं ये वो खर्चा है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। भाई जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं एक फैक्ट्री में कुछ सामान बनाता हूँ, चलिए ये पेन ही बनाता हूँ, तो ये पेन फ्री में तो बनता नहीं होगा, इसकी कुछ लागत आती होगी, बिजली का बिल आता होगा, मजदूरों को सैलरी मिलती होगी, है ना। तो ये जो खर्चा हो रहा है, ये इसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आपके पास नोट्स मेरे हैं तो बहुत अच्छी बात है। PDF आप मुझसे मांग सकते हैं मेरे नंबर पे, और वरना तो इसी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जिस वे में आप कंफर्टेबल लगे उस वे में आप पढ़ाई कीजिए। इन द रिजल्ट बाद में रिजल्ट ही मैटर करेगा हमारे लिए। कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए चलते हैं हम अगले पेज पे। यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में। तो देखिए, ये एक टाइम पीरियड होता है और यहाँ पर कुछ फैक्टर तो फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो जब भी बात आपसे शॉर्ट रन की आए तो समझ जाना, यहाँ पर कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो फिक्स्ड रहेंगे और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो वेरिएबल रहेंगे। आइए दोनों के बारे में हम बात करते हैं। फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखा दिया था। अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा पहले वीडियो ये बंद करके वहाँ पर जाइए, दोनों को समझिए, उसके बाद वापस इस वीडियो में आइए, वरना इसके बिना आप ये सब समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप हैंड टू हैंड याद कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो कंपोनेंट हैं आपके कॉस्ट के, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है, जैसा हमने ऊपर जिक्र किया था। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ये आपके फिक्स्ड फैक्टर पे लगते हैं। भाई जैसे वो मशीन्स वगैरह थी उन पर जो कि भाई मशीन फ्री की नहीं आती ना, तो मशीन के कुछ पैसे लगते होंगे, तो दैट इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। कहते हैं आउटपुट के बदलने पर इनमें कोई बदलाव नहीं आता। आप चाहे फैक्ट्री बंद, चाहे आप 0 प्रोडक्शन करो, 1000 करो या 1 लाख करो,
इनकी जो कॉस्ट है वो हमेशा सेम ही रहेगी। भाई जो मशीन 1 करोड़ की आनी है वो तो आएगी ही, है ना। आप बनाइए मत बनाइए, कम बनाइए ज़्यादा बनाइए, किसको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है, जब आउटपुट ज़ीरो भी हो जाए ना, यानी कि आपने कोई प्रोडक्शन करा भी नहीं, ये तब भी इसकी कीमत बदलती नहीं है। ऐसा कोई नहीं होगा कि आपसे कह देगा अरे भाई साहब आपने कुछ बनाया तो है नहीं, तो हम आपको अपनी मशीन फ्री में दे देंगे अगर आप नहीं बनाएंगे तो। ऐसा कोई भी नहीं है, हर कोई व्यापारी यहाँ पर है, हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। बी अ लिटिल प्रोफेशनल, ओके। उसके बाद देखिए, जब प्रोडक्शन आपका स्टार्ट होता है ना, ये उससे पहले का खर्चा हो जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन से पहले का खर्चा होता है। ये इसका मैंने टेबल बनाया है, तो आउटपुट 0 1 2 3 4, और फिक्स्ड कॉस्ट देखिए सेम है, बिल्कुल कांस्टेंट है हर जगह। ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप बना सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट का चाहे कोई भी लेवल हो, ये हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल ही एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनकर आपके सामने दिखेगी। आगे आपसे बात करूंगा वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, तो जो अभी तक पढ़ा था उसको उल्टा कर दो। ये सिर्फ वेरिएबल फैक्टर पे लगती है, आउटपुट के बदलने पे ये बदल जाती है। जब आउटपुट जीरो होता है तो ये भी जीरो हो जाती है। और ये देखिए ये कब लगती है वेरिएबल कॉस्ट, ये वाला खर्चा कब होता है, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये सब पॉइंट्स आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। और एक टेबल और ग्राफ मैंने आपके लिए पेश किया है यहाँ पे, तो वही 0 1 2 3 4, वहाँ मैंने 4 तक लिखा था या 5 तक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट आपको बनानी कैसे है। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट को आपको इंक्रीज करना है बट डिक्रीजिंग रेट पे। आप देखिए सब लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका रेट देखिए मैंने पेंसिल से यहाँ पर आप सभी के लिए बता दिया है। तो पहला जो बढ़ा वो 10 से बढ़ा, है ना। इंक्रीज तो देखिए होगा, लेकिन रेट देखिए इनका क्या है। तो फिर दूसरा भी बड़ा है लेकिन 8 से बड़ा है, भाई वो 10 से तो छोटा है ना। फिर तीसरा 6 से बढ़ा दिया, फिर 4 से बढ़ा दिया, फिर 4 से बढ़ा दिया। कुछ ये वाला कामकाज हम लोगों ने किया है यहाँ पर। तो वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा आप इंक्रीज ही करेंगे बट डिक्रीजिंग रेट पर। तो इसी कारणवश उसका जो ग्राफ है ये कुछ एस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको सही लगी होगी। अब टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा छोटी सी बात। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो 10 में 0 प्लस किया 10 आया, 10 में 10 प्लस किया 20 आया। इसको आप लोग प्लॉट कर देंगे तो देखिए TFC तो आपको पता ही था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा ही होगा, ये बात सत्य है। TVC ये बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगी आपकी, और S जैसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो TC है ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से आपका TFC हुआ था ना, यहाँ से स्टार्ट होगा और बिल्कुल पैरेलल जाएगा आपके TVC के। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ड्राइंग्स हैं, इन सब का आप लोग ध्यान रखिएगा, और यही चीज़ें आपको इन द एंड हेल्प करने वाली हैं, है ना। तो आगे आप लोगों से बात करता हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ एक नया टॉपिक आप सभी के सामने है। तो ये है एवरेज कॉस्ट। जहाँ पर भी एवरेज आ जाए समझ जाइएगा भैया टोटल कॉस्ट को जो भी आउटपुट थी उससे आप लोग डिवाइड कर दीजिए, यही इसका फॉर्मूला है। तो आउटपुट ये रहे, टोटल कॉस्ट ये रही, जिसको मैंने कहा था आपको इंक्रीज़ करना है बट डिक्रीजिंग रेट पे। पहले 10 बढ़ाया, फिर 8 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया, है ना, वगैरह वगैरह। फिर AC हमने निकाल लिया दोनों को आपस में डिवाइड करते हुए, और ये आंकड़ा मेरे सामने आया। AC देखिए एक कटोरी, चंदा मामा, है ना, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। देखिए ऐसी ही याद कीजिएगा इन सब बातों को, ये बात ऐसी नहीं है कि मैं अपने पास से बोल रहा हूँ, ऐसी ही याद होती हैं चीज़ें। भाई AC हो गया आपका, चंदा मामा हो गया, तो चांद बनाकर आ जाना आप लोग, आपको नंबर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेबलिंग अच्छे से कर देना, जैसे X Y आउटपुट, AC आउटपुट, ये सब चीज़ें ये सब लिख देना इसको, ठीक है ना। कोई भी चीज़ ऐसा मत करना जहाँ पर आपके नंबर वगैरह कटे। फॉर्मूला देखिए आप सभी के सामने है, तो AC इक्वल टू AFC प्लस AVC। भाई लाजमी बात है, जब TC था वो TFC और TVC के बराबर था, तो उनका एवरेज भी तो आपस में इक्वल होगा। वो 9th में यूक्लिड ज्योमेट्री आपने पढ़ी थी, वही तो ये सब बातें सिखाती थी हमको। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूंगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखिए एवरेज आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आप किससे, क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, आपका डेफिनेशन भी तैयार है, फॉर्मूला भी तैयार है ना। आउटपुट ये रहा, TFC ये रहा, सब पीछे बनाया हुआ है आपने। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, AFC आ जाएगा, और ये देखिए क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपका क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैंने कुछ अपनी पिछली वीडियोस में भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे मैं आपसे बात करता हूँ। अब यहाँ पर आ जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए डेफिनेशन तो अब भी वही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप आउटपुट से डिवाइड कर दो। वेरिएबल कॉस्ट आपने लिखी हुई थी, ठीक है, तो इसको बस डिवाइड कर देना आउटपुट से, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कटोरी बनेगी, वो चंदा मामा में बन रहा था एवरेज कॉस्ट। जो ABC है वो एक कटोरी बन जाएगी, है ना। ABC U शेप्ड है देखिए, तो कटोरी कह लो, U शेप कह लो, कोई दिक्कत नहीं है।
मार्जिनल कॉस्ट की बात करता हूँ तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वही टोटल कॉस्ट में चेंज जब आप एक एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं अपनी फैक्ट्री में एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस कर देता हूँ तो उससे मेरे टीपी में जो भी बदलाव आएगा दैट इज़ अ मार्जिनल कॉस्ट। तो ये उसके सामने फॉर्मूला है। ये भी यू शेप्ड होता है। अब ये यू शेप होता क्यों है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हम लोग जरूर करेंगे। इसका रीज़न है कि वाई एम सी इज़ यू शेप्ड। तो इसका जवाब है, रीज़न है भैया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो उसी ने कहा था ना पहले एम सी जो है वो इंक्रीज़ होगा, है ना, फिर उसके बाद वो डिक्रीज़ होगा। देखिए क्या है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या हो रहा था, एमपी इंक्रीज़ हो रहा था। पिछले चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ा है, आपको याद होंगी सारी बातें। याद नहीं है वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट दूसरी वीडियो को देख कर आइए पहले तो, है ना। तो जब एमपी इंक्रीज़ होता है तो समझ जाइएगा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगी। अरे सीधी सी बात है भैया, आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा लागत भी तो आपकी लगेगी ना। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लागत भी बढ़ेगी, सीधी बात है। डिक्रीजिंग रिटर्न में एमपी डिक्रीज होगा तो एमसी भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और एमसी हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये एक नंबर में आता है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया। एमसी के अंदर हमेशा 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 वेरिएबल कॉस्ट ही आने वाली है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। एक नंबर में आएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। तो एसी मैंने आपको बताया था ये चंदा मामा होता है ना, तो चांद बना दीजिएगा आप। और एमसी कुछ इस टाइप से जो इसको नीचे से काटे, है ना, ये एमसी आपको कुछ इस टाइप से बनाना है। रिलेशन भी देख लीजिए, ये कह रहा है जब MC छोटा था AC से, छोटा कब होगा, जब नीचे होगा। तो इस कंडीशन में AC देखिए रिड्यूस कर रहा है, AC आप देख रहे हैं नीचे जा रहा है, मतलब कि रिड्यूस कर रहा है। फिर जब MC बड़ा हो गया, अब MC बड़ा कब होगा, जब ये आगे होगा। तो इस कंडीशन में आप देखिए AC आपको ऊपर की तरफ इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। MC और AC कब होगा, जब AC कांस्टेंट होगा और AC जब AC कांस्टेंट होगा आपका। अच्छा MC जो होता है वो हमेशा लेफ्ट में होता है AC के, ये आपने देख ही लिया होगा भाई। यहाँ पर ये AC है तो MC लेफ्ट में है, यहाँ पर AC है तो MC लेफ्ट में है। MC हमेशा लेफ्ट में होगा AC के, इस बात का ध्यान रखना। और MC जो है बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट से इसको काटता है AC को। देखिए हमने भी नीचे से इसको काटा है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर काम करना है। तो देखिए रिलेशन भी आपको 2 मिनट में हो गया। ये फिगर याद करने का खेल है। AC कटोरी हो गई, MC को नीचे से काटिए, है ना, तलवार मारिएगा एक AC को तो आपका MC भी बन जाएगा। कुछ इस टाइप से आप लोग दिमाग में बिठाइए चीज़ों को। और ये रहा इसका रिलेशन। एक बार ये अगर बन जाएगी तो रिलेशन भी आप लोग अपने आप देख के लिख सकते हैं। तो आगे आप लोगों से बात करता हूँ मैं, और 1 या 2 रिलेशन हमारे और बचते हैं, उसके बाद ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अगेन 12-15 मिनट की वीडियो बनी होगी आपकी, हद से हद। तो देखिए अच्छा, अब यहाँ पर ना इस फिगर में 2 रिलेशन हमने एक साथ ही निपटा दिए। अब अगर कोई आपसे TC और MC पूछे या फिर TBC और MC पूछे, आपको यही सारी बातें लिखनी है, ठीक है भाई। TC पूछ रहा है तो हर जगह TC लिखो, TBC पूछ रहा है तो हर जगह TBC लिख दो, ठीक। तो देखिए जब TC इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से तो MP डिक्रीज़ होगा, है ना। TC इंक्रीज़ होगा इंक्रीजिंग रेट से तो MP इंक्रीज़ होगा। बाकी ये 2 फॉर्मूले हैं। और MC रेट होता है TC में चेंज का, ये हमने डेफिनेशन से ही देखा था भाई। TP जो भी एडिशनल आपका चेंज आता है TC में दैट इज़ MC, है ना। ये बातें हमने देखी थी। ये कह रहा है TC स्टॉप इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट व्हेन MC रीचेज इज लोएस्ट पॉइंट। जब MC अपने लोएस्ट पॉइंट पर यहाँ Q डैश पे आ जाता है तो यहाँ पर TC के तेवर बदल जाते हैं भाई। अभी तक वो इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट से, बट अब यहाँ से वो करेगा इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। तो वो जो इन्फ्लेक्शन की कहानी हमने पढ़ी थी ना पिछले चैप्टर में, ये वही है। ये पॉइंट क्यू असल में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही है, देखिए लिखा है मैंने। और Q डैश देखिए लोएस्ट पॉइंट है MC का। तो चलिए आगे आपसे बात करता हूँ ABC और MC के बारे में। तो ABC अगेन एक कटोरी है, MC को वही आपको नीचे से ही काटना है जैसा आपने पीछे किया था। और सेम रिलेशन है। देखिए अब ये आपको बनाना आ गया, ये मैं सिखाता हूँ कैसे बनेगा। अब यहाँ पर देखिए MC छोटा है तो देखिए ABC क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। देखिए पहला रिलेशन आ चुका। यहाँ पर आगे है तो MC बड़ा है, ठीक है, बड़ा है तो देखिए ABC इस कंडीशन में इंक्रीज कर रहा है। देखिए दूसरा रिलेशन आ गया। दोनों इक्वल कब होंगे, जब ABC कांस्टेंट होगा और इनके लोएस्ट पॉइंट पर, यानी कि ये इस जगह जो ये पॉइंट A है आपका, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। तो ये भी लगभग पीछे जो हमने पढ़ा था उसके रिलेशन जैसा है। और इसी के साथ ही आपका ये वाला चैप्टर भी बिल्कुल समाप्त हो चुका है। कोई डाउट आते हैं तो आप मुझसे पूछिए। एक और बेहतरीन वीडियो के साथ मैं आपको मिलूँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं और रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।